जो हम लोगों की पुरानी क्लासेस हुई उसमें हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे केमिकल काइनेटिक्स में, जैसे कि रेट लॉ किस तरीके से लिखते हैं, दोनों तरीके, डिफरेंशियल वाला तरीका भी सीखा और जो नॉर्मल जिसको रेट लॉ कहते हैं वो तरीका भी सीखा। उसके बाद ऑर्डर किस बला को कहा जाता है उसके बारे में बात की, प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है एक एक रिएक्शन को ऑर्डर वाइज स्टडी करना। तुम्हें अगर याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था कि जो ऑर्डर आती है, लेट्स से पूरी रिएक्शन की 1 2 3 4 व्हाटएवर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्शन को क्लासिफाई करते हैं कि ये वाली रिएक्शन मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन मेरी सेकेंड ऑर्डर है, ज़ीरो ऑर्डर है, फलाना फलाना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की पढ़ाई करना, यानी कि मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में क्या क्या जानती हूँ वो सारी चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। 3 टोटल पार्ट्स में हम इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्लास को क्लासिफाई करेंगे। पहला होगा आज की क्लास, दूसरी होगी कल की क्लास जिसमें कुछ गैसियस चीज़ें जिनमें प्रेशर इन्वॉल्व होता है उन लोगों का हम उनके लिए फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ेंगे, और तीसरी क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आगे के हायर ऑर्डर्स की तरफ या फिर लोअर ऑर्डर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आप कभी भी न्यूमेरिकल्स अगर दिए जाए तो आप न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जब मैं तुम्हें परसों की क्लास में न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी तब देखना तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी आइडेंटिफिकेशन में। क्यों? क्योंकि तुम्हें बताया जाएगा ना कि देख भाई ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, राइट, तो इसके न्यूमेरिकल्स हैं, तो बस यही वाले फॉर्मूले यूज़ कर और उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल। दिक्कत तब आती है जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो और पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको तब न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तब समस्या इस प्रकार की होती है कि अरे यार अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लेना है, फॉर्मूला फर्स्ट वाला लें कि फॉर्मूला सेकंड वाला लें, ये होती है सबसे बड़ी समस्या। तो उस समस्या से निपटने के लिए आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को। तो मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में रेडियो एक्टिव डीके इस तरीके की कोई हिंट आपको मिल जाए, कई बार ऐसा साफ साफ लिख लेता है कि दिस रिएक्शन इज फॉलोइंग रेडियो एक्टिव डीके प्रोसीजर, या कोई भी ऐसा दूसरी भाषा जिससे आपको समझ में आए कि हाँ इस रिएक्शन में रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, जो कि क्वेश्चंस के साथ साथ आप सीख जाओगे। तो ध्यान रखना उस रिएक्शन में हमेशा फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिक्स फॉलो होगी। कई बार आपको रेडियो एक्टिव डीके ना देते हुए बैक्टीरियल रेट ग्रोथ इस वाले वर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बैक्टीरियल ग्रोथ रेट ये होता क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होता है? जैसे कि तुम जानते हो कि बैक्टीरिया एक्चुअली वो फ्यूजन जो होता है ना बायोलॉजी में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका कि पहले एक था, एक का डबल हुआ, डबल का 4 टाइम हुआ, 4 का 8 बार हुआ, 8 का 16 बार हुआ, इस वाले पर्टिकुलर मैकेनिज्म को वो फॉलो करता है ना, बैक्टीरियल ग्रोथ को फॉलो करता है। तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। क्वेश्चन में कभी लिख कर नहीं आएगा कि बैक्टीरियल ग्रोथ फेवर्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, या आपको ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल मेरे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का है, जो कि मैं इसी पर्टिकुलर वीडियो में इसको डिस्कस भी करूंगी। बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में हमें कुछ उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो लोग 12th के बाद बायोटेक्नोलॉजी लेते हैं, जिनका बायोलॉजी में प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं, वो लोग बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में ज़्यादा बातचीत करते हैं। हम लोगों को उतना नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ एक बेसिक्स पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म को ये फॉलो कर रहा है, वो भी इस वजह से, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा जो हम लोगों के पास H2O2 होता है, ठीक है, जो हमारे पास H2O2 होता है, H2O2 का मतलब तुम तो जानते ही हो, H2O2 का मतलब होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या ये नाम आप लोगों ने इससे पहले सुना है? बिल्कुल, इससे पहले हम लोगों ने ये नाम सुना है। सबसे पहली बार ये नाम आपने कब सुना होगा? हो सकता है छोटे क्लासेस में सुना हो मे बी, या हो सकता है कभी और, बट मैंने फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जब तुमको पढ़ाया था या किसी और को पढ़ाया था, वो था केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर।
केमिकल बॉन्डिंग में याद करो हम लोग एक बुक लाइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बुक लाइक होता है ना, कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और यहाँ एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है। ध्यान आ रहा है? एग्जैक्टली मैं इसी बुक लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। तो ये हम लोगों ने पहली बार, ठीक है, H2O2 को अपनी ज़िंदगी में कहाँ देखा था? केमिकल बॉन्डिंग में देखा था। कहाँ देखा था इसको पहली बार अपनी लाइफ में? केमिकल बॉन्डिंग में देखा था। अच्छा, और भी बहुत सारी बातचीत होती है H2O2 को लेकर। सिर्फ इतना ही नहीं कि बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके पास, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो आप हाइड्रोजन नामक एक चैप्टर पढ़ोगे। जैसे अभी आपने एस ब्लॉक पढ़ा, डेफिनेटली वैसे अब हाइड्रोजन है तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट। तो जब तुम हाइड्रोजन नामक चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे तुमको ये H2O2 देखने को मिलेगा। ठीक है, H2O2 की कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कुछ यूजेस वगैरह वगैरह वहाँ पे वाली चीज़ देखने को मिलेगी। तो मैं तो कहती हूँ कि तब पढ़ोगे, अब पढ़ोगे, इससे बेटर है कि आज ही पढ़ डालो। ठीक है, आज ही जाओ एनसीईआरटी को ओपन करो और नए चैप्टर की हेडिंग अपने कॉपी में डाल दो, जहाँ एस ब्लॉक किया होगा जस्ट उसके बाजू में हाइड्रोजन H2O2 को पढ़ कर ख़त्म करो। ठीक है, ये तुम्हारा आज का टारगेट है। और H2O2 का ऐसा पढ़ना कि बस अब दुनिया में इसके बाद तुम्हें H2O2 को वापस से पढ़ने की नीड ना हो। ठीक है, ओके। और क्या जानते हैं हम लोग H2O2 के बारे में? वो तुम्हारे पढ़ने का काम है। बट मैं एक चीज़ तुम्हें यहाँ बताना चाहूँगी, ये क्वेश्चन अगर मैं लेट से पेपर सेट करने वाली स्टूडेंट होती तो मैं ये क्वेश्चन पूछती, मतलब स्टूडेंट होती रहने की, मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती किसी भी जगह का पेपर सेट करने की, सवाल में कभी ऐसे नहीं डालती कि जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। सवालों का स्तर हमेशा बेसिक होना चाहिए। इससे ये जज किया जाना चाहिए कि एक स्टूडेंट ने जो पढ़ा है क्या उसको बेसिक भी आता है कि नहीं आता है। खैर, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखते हैं रेडॉक्स वाले चैप्टर में। हम सबको पता होता है कि जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। तो ऐसे केस में अगर इसी पर्टिकुलर लॉजिक के अकॉर्डिंग चले तो कई लोगों का जवाब होगा कि H2O2 में जो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है ना, यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ले लीजिए। बट जिन्होंने एस ब्लॉक पढ़ा है उन्हें अच्छे से पता होगा कि ऐसा नहीं होता। 99 केसेस में हो सकता है कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 रहे, बट पर ऑक्साइड्स के केस में, सुपर ऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाती है। तो वैसे ही ये कौन है? यह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -1। मैं ये सवाल पूछती, इससे क्या होता, एक स्टूडेंट ने एस ब्लॉक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो भी कंफर्म हो जाता। दूसरा, उसको H2O2 के बारे में पता था कि नहीं पता था, ये भी पता हो जाता। तीसरा, उसके रेडॉक्स में उसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है कि नहीं आती है, ये भी हो जाता। तो मैं ये सवाल देती, है बहुत ही चिंदी सा सवाल, जिसको पता है वो स्टूडेंट बोलेगा अरे यार ये क्या कोई खास पेपर है। बट जिनको नहीं पता है या जो सिर्फ रट्टा मार के बैठे हैं ऊपरी तौर से, जिन्होंने बुक को अच्छे से नहीं रीड करते हैं, नहीं नोट्स देखते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और खैर जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो सभी चीज़ इक्वल होती हैं, उनको कोई बात का गम नहीं होता। तो जब भी हम एक्वस फेज में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट करवाते हैं H2O2 की, तो वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। तो कहीं भी अगर ऐसा लिख कर आए कि डिकम्पोजिशन हो रहा है H2O2 का, तो समझ जाना भाई कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात की जा रही है। और कोई एग्जाम्पल होते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को जो फॉलो करते हो? बिल्कुल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। क्या हम सारे ही एग्जाम्पल्स में लिखवा के दूंगी? नहीं, मैं सिर्फ वही एग्जाम्पल्स लिखवा के दे रही हूँ जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के फेमस हैं, जो प्रसिद्ध हैं, जो एक स्टूडेंट को पता होने चाहिए बस। जैसे कि आप आगे जाके एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ोगे, एसिड कैटेलाइज्ड ईस्ट्रिफिकेशन, या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हो। बट जो एसिड कैटेलाइज्ड ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होती है ना, वो कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करती है? आप लोगों के फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। और बाकी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी तो अभी तक पढ़ ही ली होगी कि इतना तुमको पता हो कि जो SN1 रिएक्शन होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, है ना। जो E1 रिएक्शन होती हैं वो आप लोगों के फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। तो इतना तो आइडिया होगा ही होगा। खैर चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। और उसके अलावा और किसी के बारे में कुछ जानते हो क्या? बिल्कुल, एक होती है आप लोगों के पास शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11।
अगर इस शुगर को मैं क्या करती हूँ, H प्लस प्रोवाइड करती हूँ, मतलब H3O प्लस, यानी कि एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन में देती हूँ। तो खैर यहाँ से आप लोगों के दो प्रोडक्ट, इन्वर्जन कहते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन को। इसे क्यों इन्वर्जन कहते हैं, जब मैंने तुमको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया है ना तो बताया है। अगर किसी को याद नहीं है कि इन्वर्जन इसको क्यों कहते हैं, तो एक बार थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर खोलो, उसको देखो, ताकि तुम्हें पता चले ओ ये था क्या रीज़न। ये बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है, असर्शन रीजनिंग में तो खास तौर से। ये दो प्रोडक्ट्स बनाकर देता है, एक होता है C6H12O6 और दूसरा होता है C6H12O6। एक स्टूडेंट सोच सकता है यार इन दोनों प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है। तो अगेन इसकी कहानी कहाँ है, बोलो बायोमोलिक्यूल्स में। बायोमोलिक्यूल्स हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया था। क्यों पढ़ लिया था हमने बायोमोलिक्यूल सबसे पहले, क्योंकि इतने चिंदी चिंदी से चैप्टर्स थे कि अगर आप उन्हें पहले से पढ़कर रखो ना तो बेहतर है आपके लिए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आखिरी में इन चैप्टर्स को सिर्फ रिवाइज करना होता है। आखिरी के लिए छोड़ोगे ना तो ये चैप्टर्स कभी नहीं हो पाते हैं, हमेशा छूट जाते हैं। तो अभी आज तुम्हारे लिए एक काम है कि बायोमोलिक्यूल्स में जहाँ पर भी है इसको ढूंढो, निकालो कि ये इन्वर्जन क्यों है, और ये पर्टिकुलर इन्वर्जन क्यों है इसका गिव रीजन 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में बता ही दूंगी कि इन्वर्जन क्यों होता है, बट खैर कुछ काम अगर तुम भी घर में करोगे तो इससे होगा ना, तुम भी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगे, तुम्हें भी हो सकता है उस दौरान जब तुम ढूंढ रहे हो कुछ और चीज़ें देखने को मिल जाए बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, जिससे तुम्हारा रिविजन हो जाए, है ना। तो ये वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते होंगे। मैं सारे तो लिखवा के दे नहीं सकती, हाँ, बट जितने मैं लिखवा कर दे सकती थी वो मैंने देखो तुमको लिखवा कर दिए हैं, तुम्हारे साथ शेयर किए हैं। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में दिखता है तो आप समझ जाइएगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे वो अलग से मेंशन करके नहीं देगा कि मैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहा हूँ, बट आपको खुद को समझना होगा कि हाँ यार ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात हमसे कर रहा है। डन, ओके। तो ये एक तरीका हो गया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को पहचानने का। दूसरा तरीका होता है यूनिट का। अब तुम्हें शायद याद होगा कि पिछली क्लास में मैंने तुमसे कहा था कि जो होता है आपका रेट कांस्टेंट, है ना, उस रेट कांस्टेंट की मैंने तुम लोगों को एक जनरल यूनिट लिखवाई थी, जनरल यूनिट ऑफ के। एक कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी लिखवाई थी और एक प्रेशर के टर्म्स में भी लिखवाई थी। तो कंसंट्रेशन के टर्म्स वाले के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो जनरल यूनिट क्या थी, मोल रेज टू द पावर 1 - n, लीटर रेज टू द पावर n-1, और सेकेंड इनवर्स, यही थी जनरल यूनिट। हाँ, और अगर मैं प्रेशर के टर्म से बात करूं तो जनरल यूनिट क्या थी आप लोगों के पास, ATM सेकेंड इनवर्स, बराबर ये थी ATM सेकेंड इनवर्स। चलो प्रेशर की आज बात नहीं कर रहे तो प्रेशर को भूल जाते हैं। ठीक है, इसके टर्म्स में देखो हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग आज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आप लोगों की वो पर्टिकुलर रिएक्शन है जहाँ पे उसकी ऑर्डर, ठीक है, कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि n की वैल्यू बोलो कितनी होती है, n की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों की 1 होती है। तो ऐसे केस में अगर मैं इस n की वैल्यू को यहाँ 1 पुट करूँगी तो मेरे पास k की यूनिट कितनी निकल कर आएगी, देखिए जरा, मोल की पावर 1 - 1 यानी कि 0, लीटर की पावर 1 - 1 यानी कि 0, और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं सिर्फ इतना लिख सकती हूँ सेकेंड इनवर्स, है ना, क्योंकि a रेज टू द पावर 0 मैथ्स के अकॉर्डिंग तो 1 होता है ना, का है आपके इंडाइसिस के रूल 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं कक्षा वाले, एग्जैक्टली। तो कभी भी अगर मान के चलते हैं, कभी भी मतलब कभी भी अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में जो k की यूनिट है, ठीक है, अगर आपको कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में जो k की वैल्यू दी हुई होती है, उस k की वैल्यू के पीछे अगर आप उसकी यूनिट देखो और अगर आपको उस यूनिट में ऐसा कुछ देखने को मिले, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, है ना, आवर इनवर्स, या फिर कुछ और भी हो सकता है, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, मतलब इनडायरेक्टली सिर्फ टाइम वर्ड दिखे, टाइम के अलावा आपको और कुछ नहीं दिख रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो कौन सी काइनेटिक्स की बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बल्कि ये तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को पहचानने का, ढूंढने का, आइडेंटिफाई करने का सबसे प्रचलित तरीका है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में सबसे क्या होता है, प्रचलित तरीका अगर कोई है
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को आइडेंटिफाई करने का, तो वो यही है। ठीक है, चलो तो अभी हमने आइडेंटिफिकेशन पे बात कर ली बहुत देर। अब आते हैं हम लोग डेरिवेशंस की ओर। बहुत इम्पॉर्टेंट है डेरिवेशंस, क्योंकि आप लोगों को आगे जाके जब बोर्ड एग्जाम्स लिखना होगा तो बोर्ड एग्जाम्स में भी ये डेरिवेशन सीधा सीधा पूछे जाते हैं 3 to 4 मार्क्स के लिए, और फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स इनके सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और किसी भी एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये डेरिवेशन अति आवश्यक है। तो पहले समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक रिएक्शन है। अब रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बट मैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, किताब वाले अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है और वो है ए फॉर एप्पल, जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस ए वाले को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ किस में? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो क्या मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इसका रेट लिख सकती हूँ? हाँ, लिख सकते हैं। एक तरीका होता है रेट लिखने का डिफरेंशियल फॉर्म, जो मैंने सबसे पहले दिन केमिकल काइनेटिक्स में सिखाया था, और दूसरा तरीका होता है रेट लिखने का रेट लॉ वाला तरीका, जो अभी हमने 3rd क्लास में सीखा था, है ना। तो दोनों ही तरीके से आप रेट लिखिए। तो पहली वाली क्लास के अकॉर्डिंग आप रेट लिखेंगे तो रेट क्या आएगा? रेट इक्वल टू माइनस, अच्छा यहाँ पे स्टोइक्योमेट्री 2 भी हो सकती थी, 3 भी हो सकती थी, 4 भी हो सकती थी। हमने हमारी सिंप्लिसिटी के लिए वहाँ कितनी मान के चली है? बोलिए कितना? 1। ठीक है, कितना मान के चला है वहाँ पे? 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा? रेट इक्वल टू माइनस ऑफ dA/dt। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर रेट लिखूँ तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट क्या होती है? K टाइम्स, ठीक है, आपकी ए की कंसंट्रेशन, और क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो रेज टू द पावर बोलो कितना आ जाएगा? 1 आ जाना है। ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, ए से लेकर प्रोडक्ट ये एक ही रिएक्शन है, और इस एक ही रिएक्शन को बस लिखने का 2 तरीका है आपके पास। बस लिखने के क्या है आपके पास? 2 तरीके हैं। एक है ये पहला तरीका और ये है आपके पास दूसरा तरीका। क्या 2 अलग अलग तरीकों से क्या आपका आंसर रेट का अलग आएगा क्या? कतई नहीं, रेट का आंसर तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि रिएक्शन थोड़ी ना चेंज हो रही है भैया। अब तुम जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे का अगर तुम्हें एरिया निकालने को कहें उसके फ्लोर का, तो तुम चाहे एक्स ब्रांड का टेप खरीद के लाओ कि पी ब्रांड का टेप खरीद के लाओ, या एक्स मिस्त्री को बुलाओ कि जेड मिस्त्री को बुलाओ, एरिया तो सेम ही रहेगा ना। तो फिर ऐसे केस में क्या मैं दोनों इक्वेशंस के वाया ये लिख सकती हूँ? माइनस ऑफ dA/dt इज इक्वल्स टू K टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर 1। हाँ, लिख सकते। अब मुझे इसको थोड़ा मैथमेटिक्स करनी है, तो मैथमेटिक्स का आना अनिवार्य है, बेसिक मैथमेटिक्स, कोई हाई फंटूश नहीं। हम वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, मतलब एक जैसे दिखने वाली वेरिएबल एक तरफ, तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ dA/ में कंसंट्रेशन किसकी? A की, इक्वल टू K टाइम्स ऑफ dt। ये मानते हो? हाँ। अब क्या करो, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो। तो जब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँगी तो देखो, इंटीग्रेट करने के बाद आप लोगों के पास क्या होगा? लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी। अब लिमिट्स क्या पुट करें? तो देखो, यहाँ से 2 केसेस बनते हैं। खैर, बोर्ड एग्जाम्स में एक ही केस पूछा जाता है, तो पहले मैं केस नंबर 1 डिस्कस करूँगी और उसके बाद मैं केस नंबर 2 डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो 2 केसेस अराइज हो सकते हैं। एक वो केस होता है जब आपको रिएक्शन जब शुरू हुई थी, ठीक है, उस वक्त की आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई होती है, मतलब T इक्वल टू 0, क्योंकि उस वक्त जब रिएक्शन शुरू हुई है तो आपको क्या दिया हुआ होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास गिवन होती है। ठीक है, अच्छा दूसरा केस बोलो क्या होता है? दूसरा, अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन के अलावा कुछ समय बाद, यानी कि T इक्वल टू T पर कुछ कंसंट्रेशन बची होगी, कुछ कंसंट्रेशन ख़त्म हुई होगी, तो वो वाली कंसंट्रेशन भी आपको गिवन होती है, मतलब शुरुआत वाली और बीच में कोई भी टाइम वाली। दूसरा केस देखो, यहाँ से ये वाला अराइज होता है कि आपको 2 अलग अलग टाइम की कंसंट्रेशन दी हुई होती है ना। आपको 2 डिफरेंट टाइम की क्या मिली हुई होती है? 2 डिफरेंट टाइम की कंसंट्रेशन, 2 डिफरेंट टाइम की कंसंट्रेशन, यानी कि इनिशियल वाली जो होती है, इनिशियल है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन जो होती है वो आप लोगों के हाथ में नहीं होती,
ये आप लोगों के पास नहीं होती। दो अलग अलग टाइम की, लेट्स से कभी 5 मिनट की, कभी 10 मिनट वाली, ऐसी आपको दे देता है। तो ये हमारा केस 1 है, एक हमारा केस नंबर 2 है। तो केस नंबर 2 मैं सबसे आखिरी में डिस्कस करूँगी, वो उतना खैर इम्पॉर्टेंट नहीं है। केस नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड्स में भी है, तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 1 में अगर मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है ना, केस नंबर 1 में अगर मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन दी है, यानी कि मुझको ये पता है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास जो मेरा रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने ले लिया A0। नॉट मतलब इनिशियल। तुम्हें अगर नॉट लिखना अच्छा नहीं लगता है तो तुम AI भी लिख सकते हो कि AI मतलब A इनिशियल, ठीक है। अच्छा चलो वही लिख देती हूँ, फालतू के मैं A0 वगैरह नहीं लिखती, A इनिशियल लिख दिया। फिर कुछ देर बाद, ऑब्वियस है कि कुछ देर बाद जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी रिएक्टेंट कम होता जाएगा, ये तो स्वाभाविक है ना, और प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो एक बात बताओ, स्टार्टिंग में तुमने लेट से 100 मोल्स लिए थे, तो AI कितना हुआ? 100 डिवाइडेड बाय जो भी वॉल्यूम होगा, क्योंकि मैंने मोल्स वर्ड यूज़ किया है। कुछ समय बाद A ख़त्म होता जा रहा है, तो कुछ समय बाद, मुझे नहीं पता वो समय क्या है, तो कुछ खर्च हुआ होगा, तो कुछ बचा भी तो होगा। मान लेते हैं 100 में से 30 खर्च हो गए, तो बचा कितना? 70। तो हम लोगों को जो फाइनल वैल्यू पुट करनी होती है ना, वो रिमेनिंग वाली पुट करनी होती है। यहीं पे कई स्टूडेंट्स का कबाड़ा हो जाता है। वो लोग क्या करते हैं, रिमेनिंग वाली वैल्यू नहीं पुट करते, कितना यूज़ हो गया वो ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वो बस मत करना। डॉट DT ऑपरेटर टाइम है इस बार, DT मतलब T फॉर टाइम। तो जब रिएक्शन शुरू हुई थी उस वक्त हम टाइम कितना मान के चलते हैं? 0। और कुछ समय बाद जब बचा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कुछ भी हो सकता है, तो उस समय को हम लोग कितना मान लेते हैं? T। डन, ये कहानी है। चलो अब क्या करना है, सादी मैथ्स लगानी है, सारा इंटीग्रेशन करना है और कुछ भी नहीं। जैसे कि तुम सबको ये बात अच्छे से पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डॉट dx बोलो कितना होता है? log बेस EX। अगर तुमको ये बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती तो तुम बहुत बड़े वाले गड्ढे में हो। आई जस्ट डोंट नो तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो अगर तुम्हें ये बेसिक मैथ्स नहीं आता है तो। वैसे ही अगर सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखा होता तो इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता? x होता, ठीक है। ये वो मैथ्स हैं जो एक इंसान 11th में सीखता है, बेसिक मैथ्स, फिजिक्स पढ़ने से पहले, क्योंकि इसके बिना फिजिक्स क्या पढ़ रहे हो पता नहीं क्या। और मैथ्स में अब तक तो इंटीग्रेशन तक पहुंच ही जाते हो, और नहीं भी पहुंचते हो तो 11th में भी एक बेसिक इंटीग्रेशन होता है मैथ्स में, तो ये आना ही चाहिए। चलो आगे आ जाते हैं। इंटीग्रेट किया, बस फ़र्क इतना है कि x की जगह dA है और dt की जगह dx की जगह dt है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला तो फॉर्मूला ही लगेगा ना, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। तो माइनस ऑफ लॉग बेस E कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। कंसंट्रेशन को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखती हूँ। फिर हम लोग बाद में लिमिट्स पुट करेंगे, A इनिशियल और उसके बाद A रिमेनिंग, ये लिमिट्स हम पुट करेंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा? K, फिर ब्रैकेट में T माइनस बोलिए कितना? 0। अच्छा T-0 रुको अभी नहीं लिखता है, dt का इंटीग्रेशन T होगा, फिर हम लोग लिमिट्स पुट करेंगे 0 से लेकर T तक। चलिए लिमिट्स पुट करिए, माइनस साइन बाहर ही रहने दिया, लिमिट्स पुट किया है। लिमिट्स क्या आएंगी? लॉग बेस E कंसंट्रेशन ऑफ A, पहले हायर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट, तो ये कितना आएगा? रिमेनिंग वाला, माइनस लॉग बेस E कौन सा वाला? फिर लोअर लिमिट यानी कि इनिशियल वाला, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट इक्वल टू K, पहले T की जगह अपर लिमिट, फिर उसी T की जगह लोअर लिमिट, ये आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। कैसे सिंप्लीफाई करें? अब देखो, अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई 2 तरीक़ों से करेंगे। देखो पहला जो सिंप्लीफिकेशन है हम लोगों का वो कुछ इस प्रकार से होगा कि आपने जो माइनस साइन करली ब्रैकेट के बाहर लिखा है उसको आप अंदर ले जाओ। अगर आप उसको अंदर ले गए तो वो चीज़ देखो क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ लॉग बेस E, आपके पास A रिमेनिंग को मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में RE लिखूंगी, माइनस जो लॉग E था यानी कि सेकंड टर्म वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, और फिर क्या आएगा? लॉग बेस E कंसंट्रेशन ऑफ A और यहाँ पे इनिशियल इक्वल टू KT, ठीक है। अच्छा
इसको क्या और सजा धजा के मैं लिख सकती हूँ क्या? बिल्कुल, लॉग की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके। आपने पढ़ा होगा ये भी अगेन बेसिक मैथमेटिक्स में कि अगर लॉग ए माइनस में आपको कहीं लॉग बी लिख कर दिखाए तो आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो? लॉग ए अपॉन बी लिख सकते हो। डन। तो ऐसे में यहाँ पर ये जो पॉजिटिव टर्म है इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया? आगे शिफ्ट कर दिया ताकि तुमको समझ में आए। कई लोग ऐसे हैं जिनको इतने बेसिक लेवल के मैथ्स की नीड नहीं है, वो खट 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 मैथ्स समझते हैं, बट बेचारे कई ऐसे भी हो सकते हैं ना जिनको समझ ही नहीं आ रहा है कि भैया क्या चल रहा है। तो इससे बेटर है कि तुम स्किप कर लेना ताकि उन लोगों को समझ में आ जाए जिनको मैथ्स का ड भी नहीं आता, कुछ नहीं आता। अच्छा, अब बताओ इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ तो क्या हो जाएगा? लॉग बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल ऊपर अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग इक्वल टू के टी। बस ये मेरा फॉर्मूला डन। दिस इज माई फॉर्मूला फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये क्या है? मेरा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला है। डन। अच्छा चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो वैसे तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हमको ओवर कर देना चाहिए, बट तुम तो जानते हो अच्छा तो हमको लगता नहीं है कि फॉर्मूला आ गया। हम चाहते हैं कि फॉर्मूला और मॉडिफाई होता जाए होता जाए होता जाए। तो ऐसे केस में इस फॉर्मूले को एक मॉडिफिकेशन की नीड है और जो ज़रूरी भी है, क्योंकि आपने अगर इतना आयोनिक इक्विलिब्रियम वगैरह सब पढ़ के रखा है, आप जानते हो कि हम लॉग की वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, लॉग 3 की वैल्यू 0.477 है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जितनी भी वैल्यूज़ आप याद रखते हो वो बेस 10 में याद रखते हो, ना कि बेस ई में। और यहाँ पे बेस ई है बोलो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हम इसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में? कन्वर्ट करेंगे इसके बेस 10 में। और जब जब किसी भी लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको 2.303 वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है? आप लोगों के बेस 10 वाले फैक्टर में बोलो क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया किस चीज़ का? आप लोगों के केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर का। क्या ऊपर वाला फॉर्मूला और नीचे वाला फॉर्मूला कुछ अलग है क्या? नहीं, बस एक ही डिफरेंस है, वो ये कि ऊपर में बेस ई के साथ काम किया गया और नीचे में बेस 10 के साथ। अब कई बुक्स में ना इस फॉर्मूले को सजा धजा के लिखा जाता है, जैसे कि अगर कोई इस फॉर्मूले को ऐसा लिख दे कि T इक्वल टू 1/K लॉग बेस ई ए इनिशियल अपॉन में ए रिमेनिंग, तो क्या फॉर्मूला बदल जाएगा क्या? T को अगर मैं वहाँ रख लूँ और K को डिवाइड में ले आऊँ, या K को वहाँ रख लूँ और T को डिवाइड में ले आऊँ, ठीक है। तो ऐसे केस में ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है इसको विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली जो तरीका दिया गया है आप उस फॉर्मेट में ही याद रखो, ज़्यादा अपने दिमाग में स्ट्रेस मत देना। अब इन सारे फॉर्मूलेस को ऑब्जर्व करो, इसमें टोटल कितने अननोन चीज़ें हैं, टोटल अननोन्स यहाँ कितने हैं इन फॉर्मूलोज में। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर दोनों फॉर्मूलों की बात करूँ तो दोनों ही फॉर्मूले क्योंकि सेम ही है, बस एक 2.303 का ही तो फ़र्क है। टोटल अननोन्स यहाँ पे हैं 4। पहला अननोन कौन सा है? K। दूसरा अननोन कौन सा है? T। तीसरा अननोन क्या है? A इनिशियल। और चौथा अननोन क्या है? A रिमेनिंग। अब पेपर में पता है क्या होता है, न्यूमेरिकल में इन चारों में से कोई 3 चीज़ें आपको दे देता है कि ये लो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का K इतना, A इनिशियल इतना, A रिमेनिंग इतना, T निकालो। या K दे देगा, T दे देगा, A इनिशियल दे देगा, A रिमेनिंग निकालो। तो आपको इस तरीके से काम करना है, ठीक है। चारों में से कोई भी 3 वैल्यू दे देगा, एक वैल्यू आपको ढूंढनी रहेगी। तो ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या लिखते हो क्या करते हो, दोनों ही सेम है। बट हमने उसको 2.303 में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हम लोग जो जनरल वैल्यूज़ हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वो किसकी याद रखते हैं? लॉग बेस 10 की याद करते हैं। जैसे लॉग बेस 10 2 कितना होता है? 0.3010। लॉग बेस 10 में 3 ये कितना होता है? आई थिंक 0.4771 होता है। फिर और क्या याद करते हैं? लॉग बेस 10 और 10 ये कितना होता है आपका? 1 होता है। तो ये जनरल वैल्यूज़ क्योंकि हम लॉग बेस 10 के लिए याद करते हैं इसीलिए, ठीक है। अच्छा, और क्या किया जा सकता है बताओ इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के साथ? और भी कुछ चेंजेस? बिल्कुल और चेंजेस किए जा सकते हैं, बट या मैं तो चेंजेस सजेस्ट नहीं करती हूँ एक स्टूडेंट को, यही याद रखो ये बेटर है। बट मैं बता देती हूँ, याद नहीं रखना, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है ताकि कल को तुम कभी अपनी बुक पढ़ते पढ़ते
उस पर्टिकुलर फॉर्मूले को देखो तो तुम्हें ये ना लगे कि अरे यार हमने कुछ गलत सीख लिया या हमने कुछ कम सीखा। चलो एक और चीज़ में बात करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम जो 11वीं कक्षा में पढ़ते हो उसी के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ। हर इंसान ने केमिकल इक्विलिब्रियम 11वीं में पढ़ी होती है, तो उस इंसान को केमिकल इक्विलिब्रियम में इतना तो आता ही है। और चलो मान लेते हैं जिसने केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ी, आयोनिक इक्विलिब्रियम 12th क्लास में वो तो पढ़ी होगी, तो इतना तो आना ही चाहिए कि अगर आपको कल को ये लिख कर दे दिया जाए कि ए से आप जा रहे हो किसके तरफ, प्रोडक्ट के तरफ। मान लेते हैं आप लोगों के पास इनिशियल मोल्स कितने हैं, मान लेते हैं आपके पास इनिशियल मोल्स ए हैं, तो कुछ उस वक्त प्रोडक्ट के मोल्स बोलो कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो कुछ समय बाद मतलब t = 0 के बाद 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आई जस्ट डोंट नो कितने मिनट बाद, बट कुछ समय बाद आपके पास में से x चला जाता है, a - x, और x यहाँ पे बोलो क्या हो जाता है, बन जाता है। ये याद होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम सीखा है हमने, आयोनिक इक्विलिब्रियम सीखा है, बस याद है ना, डन। यही सेम कंसेप्ट मुझे ऊपर लगाना है, बस फ़र्क कितना करती हूँ मैं, मोल्स को हटा देती हूँ, है ना, मोल्स की जगह यहाँ पे मैं वर्ड कौन सा इस्तेमाल कर लेती हूँ, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो C थी, तो कुछ समय बाद आपके पास से x कम हो गया होगा, तो बोलो बचा कितना होगा, C - x बचा होगा। तो ऐसे केस में ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, कौन सा वाला, ये A इनिशियल अपॉन A रिमेनिंग, अगर इसी सेम फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा लिख दिया जाए 2.303 log बेस 10, A इनिशियल की जगह C लिख दिया, A रिमेनिंग की जगह C - x लिख दिया = KT, तो क्या कुछ गलत कर दिया, क्या कोई पाप कर दिया क्या, नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कंसंट्रेशन को C लिया है, हो सकता है तुम्हारे टीचर्स, कोई दूसरे पढ़ाने वाले टीचर्स P ले, Q ले, Z ले, R ले, कोई भी वेरिएबल लो, तो ये फॉर्मूला इसी फॉर्म में भी मॉडिफाई किया जा सकता है, तो ये भी वही सेम चीज़ है। बट फालतू के अपना दिमाग मत खर्च करना, C/C - x, है ना। मैं पर्सनली इस वाले फॉर्मूले के साथ रहती हूँ, A इनिशियल अपॉन A रिमेनिंग, ख़त्म बातचीत। ठीक है, तो अभी तक कितने फॉर्मूलेस पढ़े, मात्र एक फॉर्मूला पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा। उसी एक फॉर्मूले को बस हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, आप लोगों के बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज माय फॉर्मूला नंबर 1 एंड दिस इज ऑल्सो माय फॉर्मूला नंबर 1, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ 2.303 का अंतर है। ठीक है, चलो एक और काम करते हैं। मैंने कहा था कि हम दूसरे तरीके से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट दूसरा तरीका। इस पहले तरीके में मैंने क्या किया, इस माइनस साइन को ब्रैकेट के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया और फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगाई। अभी दूसरे तरीके में मैं क्या कर रही हूँ, माइनस साइन को मैं वैसे ही रख रही हूँ, पहले लॉग की प्रॉपर्टी ब्रैकेट के अंदर अप्लाई कर दे रही हूँ। वही लॉग A माइनस बी अगर आपके पास होता है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, लॉग A/b, तो इसको मैंने लिख दिया लॉग A रिमेनिंग, ठीक है, अपॉन में लॉग A इनिशियल, ये आ गया = KT। अब बोलिए क्या होगा। अब एक बात बताओ, ये माइनस साइन उठाओ और इस माइनस को आप यहाँ ले जाओ। अगर मैं इस माइनस को यहाँ ले जाऊंगी तो ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, लॉग बेस E A रिमेनिंग अपॉन में A इनिशियल = K टाइम्स ऑफ T, सॉरी -K टाइम्स ऑफ T। अब तुम्हें तो पता है कि अगर मैं लॉग को हटाऊंगी तो डोंट यू थिंक ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, A रिमेनिंग अपॉन में A इनिशियल = E⁻- KT। तो यहाँ से A रिमेनिंग, अब कई बुक्स में A रिमेनिंग को AT लिखा हुआ मिलेगा आपको, या फिर आपको CT लिखा हुआ मिलेगा, = A इनिशियल को वो A0 लिखते हैं या फिर C0 लिखते हैं और फिर लिख देते हैं E⁻- KT। यानी कि ये फॉर्मूला आपको कई बुक्स में ऐसा दिखेगा, AT = A0 E⁻- KT, या फिर कई बुक में मिलेगा CT = C0 E⁻- KT। डिपेंड की वेरिएबल क्या यूज़ किया गया, बट आके है तो दोनों की दोनों ही, बोलो कैसी चीज़, सेम चीज़। तो दिस इज ऑल्सो अवर अनादर फॉर्मूला, दिस इज नोन एज फॉर्मूला नंबर 2। बट ये फॉर्मूला एक्सपोनेंट्स के टर्म्स में, E की पावर के टर्म में है। किसके टर्म में है बोलो, E की पावर के टर्म में है। तो ऐसे केस में क्या हम अपनी डे टू डे लाइफ में E की पावर वाले टर्म का कभी इस्तेमाल करते हैं क्या, नहीं करते। इसीलिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते।
ठीक है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ध्यान रखना। अच्छा, अब एक और चीज़ है, इसी सेम फॉर्मूले को मॉडिफाई किया जा सकता है, इसका भी मॉडिफिकेशन है। देखो इसका मॉडिफिकेशन क्या है, अपनी कॉपी में नोट्स थोड़े नीट एंड क्लीन बना लेना यार। मॉडिफिकेशन ऐसा है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या था, लॉग ई ए रिमेनिंग, ठीक है, यही फॉर्मूला था ना आप लोगों के पास, लॉग बेस ई आगे माइनस का साइन, ए रिमेनिंग अपॉन में ए इनिशियल इक्वल टू के टी। अब आप एक काम करो, माइनस साइन उस लॉग को दे दो, तो जब आप माइनस साइन उस लॉग को दे दोगे ना तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लॉग बेस ई जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, लॉग की प्रॉपर्टी, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में, इक्वल टू क्या होगा, के टी। समझ रहे हो, मतलब पिछले क्वेश्चन में मैंने माइनस साइन के टी को दिया, इस बार मैंने माइनस साइन लॉग को दे दिया। अब इसके हिसाब से अगर मैं एंटी लॉग लूँगी, यानी कि लॉग अगर मैं हटाऊंगी, तो ये चीज़ दिखेगी ए इनिशियल, जिसको मैं लिख सकती हूँ ए नॉट अपॉन में ए रिमेनिंग यानी कि ए टी इक्वल टू ई रेज टू द पावर ऑफ व्हाट, के टी। यानी कि ये चीज़ क्या लिखी जा सकती है आपकी, ए नॉट इज इक्वल्स टू ए टी ई रेज टू द पावर, बोलो कितना, के टी। क्या ये फॉर्मूला सही है, बिल्कुल ये फॉर्मूला भी सही है। अब पता है कई स्टूडेंट फॉर्मूलेस को रटते हैं, ए टी इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी, तो उनको अगर कभी ये फॉर्मूला दिख जाए तो उनको पूछा जाए कि ये गलत है कि ये सही है, तो वो क्या बोल देते हैं कि गलत है, क्योंकि ए टी इधर आना चाहिए, ए नॉट उधर आना चाहिए। भाई पावर को भी तो चेक कर, यहाँ पावर प्लस है और उस पर्टिकुलर पावर में कितनी थी, माइनस थी। खैर सही फॉर्मूला तो यही है, मतलब ज़्यादा प्रचलित फॉर्मूला तो वही है, ए टी इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी। बट क्या ये नीचे वाला फॉर्मूला गलत है, नहीं, ये भी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो हमको याद रखना है कि फॉर्मूला एक ही होता है, उसको बस विभिन्न 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 प्रकारों से मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि एक और चीज़ पे हम डिस्कशन करते हैं कि देखो एक और मॉडिफिकेशन क्या होता है। एक और मॉडिफिकेशन कुछ इस प्रकार का है कि आपके पास है लॉग, ठीक है, बोलो कितना, ए टी अपॉन में ए नॉट इक्वल टू ई रेज टू द नॉट ई रेज टू द पावर लिखेंगे इक्वल टू माइनस ऑफ के टी, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, लॉग ए नॉट अपॉन में ए टी इक्वल टू के टी। अभी अभी मैंने बताया दोनों सेम ही चीज़ें हैं, है ना, बस माइनस साइन। अब यहाँ पे लॉग की बेस क्या है, ई, हमको लॉग बेस ई नहीं चाहिए, हटाओ लॉग बेस ई। अभी अभी ऊपर बताए थे बेस ई हटाने के लिए 2.303 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, इस 2.303 को डिवाइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 ए टी अपॉन में ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी अपॉन में 2.303। अब अगर मेरे को एंटी लॉग कोई लेने को कहे तो एंटी लॉग अब ई की पावर नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि 10 लिखा है ना, तो 10 की पावर क्रिएट होगा, तो क्या बन जाएगा, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ के टी अपॉन में 2.303। तो क्या ये फॉर्मूला गलत है, नहीं, ये फॉर्मूला भी गलत नहीं है। क्यों, इसमें तो मैडम लेकिन 10 की पावर है, तो देखो ना 10 की पावर के साथ है तो क्या दिक्कत है, 2.303 भी तो है। फिर इसीलिए आप फॉर्मूलोज को मॉडिफाई कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं इसको भी मॉडिफाई करूँ, सिमिलरली अगर मैं इसको मॉडिफाई करूँगी तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट, क्या नहीं, ए नॉट इक्वल्स टू ए टी ई रेज टू द पावर के टी नॉट 10 रेज टू द पावर के टी अपॉन में 2.303। तो ये सभी अलग अलग फॉर्म्स है फॉर्मूले के, बट हमेशा याद दो ही को रखना है। बोलो वो दो कौन से हैं, 2.303 लॉग बेस 10 ए इनिशियल अपॉन में ए रिमेनिंग, ध्यान रखना रिमेनिंग, ठीक है, इक्वल टू कितना, के टी। दूसरा आपको क्या याद रखना है, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट इक्वल ई रेज टू द पावर माइनस के टी, जहाँ पे ए टी का मतलब बेसिकली रिमेनिंग ही है, ठीक है, और ए नॉट का मतलब बोलो क्या है, आप लोगों का इनिशियल है। ये बस दो फॉर्मूले। अब अगर तुम्हें थोड़ी भी मैथ्स आती है और इतने दिनों से अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो मेरे साथ, तो आई थिंक या किसी और के साथ भी, तो तुम्हें कन्वर्जन करना तो आता ही होगा, तो एक स्टूडेंट फिर कन्वर्जन कर सकता है अलग अलग। अच्छा, तो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट डन, जिसमें हमने फॉर्मूले डिराइव कर लिए।
अब चौथा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट देखो होता है ग्राफिकल एनालिसिस, कि ऊपर जो फॉर्मूले पड़े हैं उन फॉर्मूलों से ग्राफ बनाओ। तो इजी होता है ग्राफ बनाना। अगेन वही बेसिक फिजिक्स और बेसिक मैथ्स, ये दो चीज़ आनी चाहिए, ख़त्म कहानी। फिजिक्स मैंने इसीलिए बोला क्योंकि जब इनिशियली 11th स्टैंडर्ड में फिजिक्स पढ़ी जाती है तो उसमें मोशन वगैरह पढ़ते हो आप, तो मोशंस के ग्राफ्स आप बनाते हो बहुत सारे, तो उसी ग्राफ में तो एक इंसान की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। और जिसको थोड़ी बहुत मैथ्स आती है कि पैराबोला ऐसा दिखेगा या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व ऐसा दिखेगा, उस इंसान को केमिस्ट्री में भी ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। बस इक्वेशन और उसका कर्व, ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो खैर जिनको नहीं पता है वो लोग अभी सीखने की कोशिश करना नए सिरे से फिर से वापस, बट जिनको पता है उनके लिए तो ये आसान चीज़ है। अच्छा, एक हो गया ग्राफिकल एनालिसिस। एक और होता है, वो दूसरा पार्ट हमको देखना है कि वो दूसरा पार्ट क्या है। पहले ग्राफिकल एनालिसिस सबसे आखिरी में देखेंगे। वो होता है आप लोगों का हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड, जो भी आपको बोलना है, जिसको हम लोग यूजुअली टी हाफ कहते हैं। बोर्ड्स में सबसे पहले अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा डिफाइन हाफ लाइफ। अब पहले तो हमको भी जानना है भैया कि आखिर हाफ लाइफ होती क्या है। तो देखो जैसा इसका नाम है ना वैसा ही इसका काम है। हाफ लाइफ का मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आपकी रिएक्शन 150 कंसंट्रेशन के साथ लेट से शुरू हुई थी तो कितने समय बाद, मतलब ऐसा कौन सा टाइम लिया जाए या कितने मिनट्स बाद मैं उस रिएक्शन के पास वापस आऊं ताकि उसकी कंसंट्रेशन 150 से 75 यानी कि 75 हो जाए, यानी कि आधी हो जाए। तो कंसंट्रेशन को आधी होने के लिए जो समय लगता है उसी समय को बेसिकली हम लोग टी हाफ या हाफ लाइफ टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसको मुझे डिफाइन करना होगा तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी? टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर रिएक्शन टू अंडरगो हाफ कंप्लीशन। हाफ कंप्लीशन का मतलब आधा कंप्लीट हो गई, तो आधा कंप्लीट होने में उसको कितना समय लग रहा है, दैट इज बेसिकली नोन एज हाफ लाइफ। मतलब जब रिएक्शन शुरू हुई थी यानी कि जब t इक्वल टू 0 था उस वक्त आपके पास बोलो कंसंट्रेशन कितनी थी? A0। आज चाहते हो कि t की ऐसी कौन सी वैल्यू ली जाए जिस वैल्यू के लिए ये कंसंट्रेशन बोलो कितनी हो जाए? स्टार्टिंग के कंसंट्रेशन आधी खत्म हो जाए। यानी कि अगर आपने स्टार्टिंग में 200 मोल्स लिए हैं तो 100 बचने चाहिए, 100 खत्म हो जाने चाहिए। आपने स्टार्टिंग में 400 मोल्स लिए हैं तो 200 खत्म हो जाने चाहिए, 200 बचने चाहिए। कितना बचना चाहिए? तो अगर स्टार्टिंग में आपकी कंसंट्रेशन A0 है तो कितना बचना चाहिए? ठीक है, तो अगर आधी खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियस है कि आधी बचेगी, तो कंसंट्रेशन रिमेनिंग यानी कि A0/T इतना बचना चाहिए। अगर A0/2 बचा है इसका मतलब A0/2 खर्च भी हुआ होगा। तो जो टाइम लगता है, ठीक है, कितना टाइम लगा आधे रिएक्टेंट को खत्म हो जाने के लिए, ठीक है, कितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज आप लोगों का टी हाफ। अब ज़रूरी नहीं है कि पेपर में टी हाफ ही पूछा जाए, T1/3 भी पूछा जा सकता है। तो T1/3 का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन को 1/3 कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। ठीक है, 1/3 कंप्लीट होने में, ठीक है, हाफ कंप्लीट होने में, तो वैसे ही 1/3 कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। बट यूजुअली हम लोग जो डेरिवेशंस करते हैं, जो रिएक्शंस की बातचीत करते हैं, वो टी हाफ के टर्म्स में करते हैं। ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि पेपर में कोई दूसरी वैल्यू नहीं पूछी जा सकती। ये भी पूछा जा सकता है कि रिएक्शन को 99.99999% कंप्लीट होने में बोलो कितना वक्त लगा, ये भी पूछा जाता है। फिर तो हम लोग जनरल वे में हाफ कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, हाफ यानी कि 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये निकालना हम सीख लेते हैं। तो अगर तुम 50% को कैलकुलेट करना निकालना जानते हो तो 50 की जगह अगर तुम्हें 51% भी दे दिया जाए तो उसके लिए भी तो निकाल लोगे ना। फिर चलो आगे काम कंटिन्यू करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है ये समझ में आ गया। ठीक है, अब बोर्ड्स के पेपर में आप लोगों को हाफ लाइफ टाइम का डेरिवेशन आता है बड़ी खूबसूरत तरीके से। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर दे रहे हो तो वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल आता है,
उस हाफ लाइफ टाइम के पीरियड के फॉर्मूले से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आते हैं, उससे एमसीक्यू क्रिएट होकर मिलता है, या फिर अभी जो आपको तरीका सिखाया जा रहा है हाफ लाइफ टाइम के फॉर्मूले से काम कैसे किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, उसमें परसेंटेज बदल देगा, 50 का 60 कर देगा, 60 का 75 कर देगा, और फिर तुमको बोलेगा निकालो। तो बेसिकली 3 तरीक़ों से चीज़ें पूछी जाती हैं। आप सीख लो, बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, हमारे पास हमारा अभी ताज़ा हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। KT इज इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10, ठीक है, आपका A0 अपॉन AT। A0 मतलब A इनिशियल और AT मतलब कितना बचा। अब T हाफ का मतलब आप चाहते हो कि आधी रिएक्शन खत्म हो जाए, है ना। अगर आप चाहते हो कि आधी रिएक्शन खत्म हो जाए, तो अगर आधी रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो बचेगी कितनी, आधी ही तो बचेगी ना, बराबर आधी ही तो बचेगी। तो अगर आप ये बोलना चाहते हो कि T इक्वल टू T हाफ के लिए AT कितना होगा, आपका ये क्वेश्चन है, T इक्वल टू T हाफ के लिए AT कितना होगा, तो AT का मतलब क्या होता है, कितना बचा। तो अगर आधी रिएक्शन खत्म हुई तो बचा भी बोलो कितना होगा, आधा ही होगा, स्टार्टिंग से के रिस्पेक्ट में आधा, तो ये आपका इतना बचा है। अब अगर मैं कहूँ कि जाओ इन वैल्यूज़ को जरा ऊपर में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, KT इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10, ऊपर में A0, नीचे में आपका A0 अपॉन 2, A0 आपका कट जाएगा, सो KT वुड बी 2.303 आपका log बेस 10 और यहाँ पर 2। अभी इसी सेम क्लास में मैंने तुम्हें ऊपर कुछ लॉग्स की वैल्यूज़ लिख कर दिखाई थी। क्या होती है लॉग की वैल्यूज़, अच्छा यहाँ पे T हाफ लिख देते हैं ताकि एक पढ़ने वाले स्टूडेंट को या टीचर को समझ में आ जाए कि अच्छा लड़का T हाफ का डेरिवेशन किया है ना। तो बताओ क्या होती है log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू इज 0.3010। मल्टीप्लाई कर लो, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम ये देखोगे कि मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है 0.693, और अपॉन में बोलो कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आप लोगों का कितना, K। अपॉन में कितना आ जाना है, आप लोगों का K आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके T हाफ का फॉर्मूला, ये क्या हो गया, T हाफ का फॉर्मूला, ठीक है, क्या हो गया है, T हाफ का फॉर्मूला। बोर्ड्स का पेपर दे रहे हो तो 2 मार्क्स के लिए सीधा सीधा ये डेरिवेशन पूछ लिया जाएगा। अदरवाइज MCQ के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है किस तरीके से कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ T हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो देख लो ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को देखकर तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वो क्या, सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वो ये कि इस फॉर्मूले के राइट हैंड साइड 0.693 लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में K लिखा हुआ है, और जैसा कि तुम्हें मैंने पुरानी क्लासेस में बताया है कि K एक कांस्टेंट होता है जो टेम्परेचर की वजह से बदलता है, ठीक है। K का इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ कोई वास्ता नहीं होता, यानी कि शुरुआत में आपने 100 मोल लिए थे, 2 लीटर लिया था, 5 लीटर लिया था, कि 500 लीटर लिया था, कि 1 मोलर लिया था, कोई मतलब नहीं होता K को। K टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। तो क्योंकि फॉर्मूले में T हाफ के फॉर्मूले में आपकी जो A0 वाली टर्म थी वो तो देखो कट गई, A0 कट गया, मतलब फॉर्मूले में कोई भी टर्म ऐसी नहीं है किस चीज की, A0 की। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो T हाफ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, किस चीज़ के इंडिपेंडेंट होता है, आप लोगों के किस चीज़ के इंडिपेंडेंट होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 के। मतलब मान लेते हैं एक रिएक्शन है, A से प्रोडक्ट बन रहा है, वही सेम रिएक्शन मैं भी कर रही हूँ, वही सेम रिएक्शन लेट से आंचल भी कर रही है ना। अच्छा, मैंने उस रिएक्शन की शुरुआत में 200 मोल्स के साथ काम शुरू किया, उसने उस रिएक्शन की शुरुआत में 2 मोल्स के साथ काम किया। हम दोनों बैठ के देख रहे हैं कि हमारी रिएक्शन, अच्छा सेम टेम्परेचर पे काम हो रहा है हमारा, हम दोनों बैठ के देख रहे हैं कि किसकी रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो मैक्सिमम लोगों की तो ये सोच होती ना, मैडम क्योंकि आपके मोल्स ज़्यादा हैं तो आपके मोल्स को ज़्यादा वक्त लगेगा, बट नहीं, अगर हम दोनों की रिएक्शन
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के केस में हम लोगों को इक्वल टाइम लगेगा। क्या लगेगा हम लोगों को? इक्वल टाइम, चाहे वो 2 से 1 में जाए या मैं 200 से 100 में जाऊं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो टी हाफ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किस चीज के? इनिशियल कंसंट्रेशन के। यानी कि आप इनिशियल कंसंट्रेशन कितना ली है इस पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान के चलिए ये आप लोगों का एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर एक रिएक्शन हो रही है ए से बी। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन A0 की 1 मोलर ली गई। दूसरा एक और कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर भी यही सेम रिएक्शन हो रही है ए से लेकर बी। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोलर ली गई। मैंने इसका टी हाफ कैलकुलेट किया, मैंने इसका टी हाफ कैलकुलेट किया। अच्छा, दोनों रिएक्शन जो हैं आप लोगों की सेम टेम्परेचर पे की जा रही हैं, तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों का जो टी हाफ कैलकुलेट करके निकल कर आया वो भी बोलो कैसा होता है आपका? सेम होता है। वो भी बोलो कैसा होता है आप लोगों का? सेम होता है। ठीक है, तो ये बातचीत थी कि टी हाफ टेम्परेचर अगर आप अलग कर दोगे तो वेरी कर सकता है, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करने से टी हाफ क्यों वेरी करेगा? क्योंकि टी हाफ जो है वो के पे डिपेंड कर रहा है ना। टी हाफ किस पे डिपेंड कर रहा है? के पे डिपेंड कर रहा है। दिख रहा है ना ऊपर फॉर्मूले से कि टी हाफ का जो वेरिएशन है वो के साथ कैसा है? इनवर्स वेरिएशन है, राइट। तो अगर आप के की वैल्यू चेंज करोगे, अब के की वैल्यू कब चेंज होती है? जब आप लोगों का टेम्परेचर चेंज होता है। तो ऐसे केस में अगर टेम्परेचर चेंज होगा के की वैल्यू चेंज होगी, और के की वैल्यू चेंज होगी तो टी हाफ की वैल्यू भी चेंज होगी। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि टी हाफ भले ही A0 के इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन वो डिपेंडेंट होता है किस चीज़ पे? डिपेंडेंट होता है ऑन टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर को कैपिटल टी लिखते हैं, सॉरी हाँ उसको ठीक कर लेना। टेम्परेचर को क्या लिखते हैं हम लोग? कैपिटल टी। किस पे डिपेंडेंट होता है? टेम्परेचर पे। तो अगर तुमने टेम्परेचर में वेरिएशन क्रिएट किया तो तुमको फिर टी हाफ में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और क्या काम है हम लोगों का? नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता रही हूँ वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे बहुत सारे MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इस टाइप के सवाल आपको फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, आप लोगों के पास एक जनरल एक रिएक्शन लिख के देती हूँ। मतलब जब रिएक्शन शुरू हुई थी तब मान के चलते हैं कि हमारे पास रिएक्शन कितने, मतलब जो रिएक्टेंट है वो कितना परसेंटेज था? ऑब्वियस है कि पूरा का पूरा, है ना। हमारे पास हमारा रिएक्टेंट 100% मौजूद था। टी हाफ समय बाद 100%, टी हाफ समय के बाद क्या वो 100% का 100% ही रहा होगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। वो क्या हो गया होगा? चेंज हो गया होगा, है ना। कम हो गई होगी कंसंट्रेशन, समय के साथ साथ बदल गई होगी। कितनी हो गई होगी? टी हाफ का मतलब ही क्या होता है? कंसंट्रेशन आधी रह गई। तो यानी कि कंसंट्रेशन अब कितने परसेंट है? 50% है। उसके बाद अगेन फिर से टी हाफ समय बाद 50% से कंसंट्रेशन और आधी हो गई होगी, यानी कि 25% हो गई होगी। फिर से टी हाफ समय बाद मैंने फिर से कंसंट्रेशन को देखा तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई होगी? 12.5% हो गई होगी। डॉट 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 डॉट, आगे नहीं जाते ज़्यादा। इस चीज़ को ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करके मुझे एक बात बताओ, जब पहली बार टी हाफ हुआ तो कंसंट्रेशन कितने परसेंटेज से डिक्रीज हुई? आप बोलोगे मैडम 50% से डिक्रीज हुई। 100 था, 100 के बदले अब कितना बच गया? 50 बच गया, तो 50 चला गया। 50 से 25 के दौरान अगर मैं चेक करूं कि कंसंट्रेशन कितने परसेंटेज से, प्लीज फोकस ऑन माय वर्ड, परसेंटेज से घट गई, तो ये मत बोलना मैडम 25% से घट गई। वैल्यू नहीं पूछ रही हूं कितनी वैल्यू से घटी, परसेंटेज वाइज कितने परसेंटेज से घटी। तो पहले 50% थी, अब 25% हो गई, यानी कि आधी हो गई, आधी वैल्यू आधी हो गई। इसका मतलब आधा 50% इसका क्या हो गया? घट गया। तो 50% से डिक्रीज हुई। फिर अगेन एक और टी हाफ को आप ऑब्जर्व करो, 25 से 12.5% हम चले गए,
वैल्यू कितने से डिक्रीज हुई वो नहीं पूछ रही हूँ, कितने परसेंटेज से डिक्रीज हुई। तो अगेन 25 का 12.5 हो गया, यानी कि 50% वैल्यू घट गई। तो जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में होता क्या है, जब आप एक टी हाफ के बाद जब आप दूसरे टी हाफ के पास जाते हो तो एक टी हाफ से दूसरे टी हाफ, दूसरे टी हाफ से तीसरे टी हाफ वैल्यूज़ घटती हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई ये तुमसे पूछेगा क्या परसेंटेज वैल्यू या फिर मैं ये कहूँ कि आप फ्रैक्शनल वैल्यू घटती है, तो आप बोलोगे यस मैडम फ्रैक्शनल वैल्यू घटती है, ठीक है, बट हमेशा 50% से ही घटती है। यानी कि ऐसा नहीं कि कभी 50, कभी 20, कभी 30, कभी 40, ऐसा नहीं। फ्रैक्शनल वैल्यू में जो डिक्रीज आता है वो डिक्रीज कांस्टेंट रहता है, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता। पहले भी 50%, बाद में भी 50%, उसके बाद भी 50%, उसके बाद भी 50%, ठीक है। लेकिन इसी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में अगर मैं इस बारे में बात करूं कि जब हम लोग एक टी हाफ के बाद किसी दूसरे टी हाफ में जाते हैं, तो एक टी हाफ से दूसरे टी हाफ में जाते वक्त क्या वैल्यू चेंज होती है क्या, तो डेफिनेटली वैल्यू डिक्रीज तो होगी, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन आगे जा रही है वैसे वैसे रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, तो रिएक्टेंट तो कम होगा ही ना, वैल्यू डिक्रीज होती ही जाती है, वैल्यू डिक्रीजेस। यानी कि जब आपने रिएक्शन शुरू की थी तब आपके पास कंसंट्रेशन बोलो कितनी थी, C। कुछ देर बाद आप जाके डब्बा खोल के देखते हो कि कंसंट्रेशन कितनी बाकी है, तो देखते हो यार C/2 हो गई, आधी हो गई। फिर जाके देखते हो कि कंसंट्रेशन कितनी बाकी है, तो और आधी हो गई, यानी कि C/4 हो गई। फिर कुछ देर बाद जाके देखते हो तो और आधी हो गई, यानी कि C/8 हो गई। हर बार आधी आधी ही हो रही है, लेकिन वैल्यू तो बदल रही है ना। जैसे आपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बायोलॉजी में पढ़ा होगा, फिजन। मान के चलते हैं, मैं कहती हूँ अभी एक बैक्टीरिया है, उसने खुद को डबल कर लिया, तो डबल करके बोलो कितना बना लिया उसने खुद को, 2। फिर उसने फिर को और डबल कर लिया, तो डबल करके उसने खुद को क्या बना लिया, 4। उसने फिर खुद को और डबल कर लिया, डबल करके उसने खुद को क्या बना लिया, आपका 8। तो हर बार वो खुद को डबल कर रहा है, लेकिन क्या हर बार उसकी वैल्यू सेम है क्या, नहीं। कभी 1, कभी 2, कभी 4, कभी 8, वैल्यू सेम ना है भाई। तो यही बातचीत कर रही हूँ मैं इधर कि जब भी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमेशा बोलो क्या होता है, आप लोगों का परसेंटेज डिक्रीज एक हाफ लाइफ से दूसरे हाफ लाइफ जाते वक्त वो कैसा रहता है, सेम होता है। एक हाफ लाइफ से दूसरे हाफ लाइफ जाते वक्त बोलो कैसा होता है, सेम। हर बार डिक्रीज होगा, कितने का डिक्रीज होगा, 50% का डिक्रीज होगा। परंतु वैल्यू क्या होती है, आप लोगों की हर बार घटती ही जाती है, घटती ही जाती है, घटती ही जाती है, चेंज होती जाती है। तो परसेंटेज वाइज या रेशियो वाइज कभी भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बट वैल्यू वाइज, एब्सोल्यूट वैल्यू वाइज आपको हमेशा चेंज देखने को मिलेगा। एक और टर्म पे बातचीत करते हैं। क्या मैं इस C को ऐसा लिख सकती हूँ, C⁴, बिल्कुल। इसको लिख सकती हूँ C⁴, इसको लिख सकती हूँ C⁴, इसको लिख सकती हूँ C⁴, डॉट 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 डॉट, है ना, लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल। अच्छा अभी एक बात बताओ, ये सबरी की सबरी कौन है, ये सब के सब आपकी अलग अलग समय पर कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बची, रिएक्टेंट कितना बचा, ये कितना बचा वाली वैल्यूज़ हैं, है ना, कितना बचा। अलग अलग समय पे अलग अलग रिएक्टेंट बच रहा है, सेम रिएक्टेंट थोड़ी नहीं बच रहा है आपका, बराबर, ओके। अच्छा बचपन में तुमने मैथ्स पढ़ी होगी, AP 11th क्लास में AP, GP, HP तीनों पढ़ा होगा। GP मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैथ्स में ये चीज़ बताई जाती है GP के बारे में कि जब आप फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का रेशियो लेते हो, जब आप फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का रेशियो लेते हो तो आप ये देखते हो कि GP उनको कहते हैं जिसमें ये रेशियो की वैल्यू हमेशा बोलो कितनी आती है, कांस्टेंट आती है। ये रेशियो की वैल्यू बोलो कितनी आती है, कांस्टेंट। तुम्हें नहीं लगता, मैं अभी रेशियो ले रही हूँ कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का,
और ये वैल्यू आप लोगों की कांस्टेंट आ रही है, रेशियो वाली वैल्यू। तो इसीलिए ये जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है ना, इसमें कंटिन्यूअसली जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करती है वैल्यू डिक्रीज होती है, और ये वैल्यूज आपस में क्या फॉर्म करती हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करती है, जीपी फॉर्म करती है। तो जो रूल्स आपने मैथ्स में जीपी के लिए पढ़े होंगे कि एक रहता ना, आई थिंक एक रूल ज्योमेट्रिक मीन b² = AC, आप वो रूल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये कहना था मेरा। ठीक है, ये रूल आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डन, ओके। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में इतनी बातचीत बता दी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आगे की कहानी क्या है उसके बारे में भी सुन लेते हैं। आगे की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। उस इंटरेस्टिंग कहानी के लिए कुछ छोटे छोटे डेरिवेशन दो तीन मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। अब देखो, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं T½ निकाल रही हूँ। T½ का मतलब रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में कितना समय लगा। हाफ मतलब 50%। ज़रूरी है क्या 50% पूछा जाए? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कल को 60%, 70%, 79%, 82% कुछ भी पूछ सकता है। अगर कल को कोई दूसरे परसेंटेज की वैल्यू आपको दी गई और आपको पूछा गया कि बता यार यहाँ पे अब इस रिएक्शन को इतना परसेंटेज कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा, तब तुम क्या कहोगे? अब ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमसे ये कहा आई वॉन्ट माई रिएक्शन, इस तरीके से तो खैर पेपर में लिख कर नहीं आएगा, बट मैं समझाने के उद्देश्य से समझा रही हूँ। आई वॉन्ट माई रिएक्शन टू बी कम्प्लीटेड, ठीक है, 75%। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी रिएक्शन कितना परसेंटेज कंप्लीट हो जाए, 75% कंप्लीट हो जाए। तो आप मुझको मैडम फॉर्मूला निकाल कर दो, कितना टाइम लगेगा 75% को कंप्लीट होने के लिए। कोई कठिन चीज़ नहीं है, वही सेम फॉर्मूला, बोलो क्या, KT = 2.303 log⁻10 A0/80 बराबर। बिल्कुल, हमें अभी वैल्यू पुट नहीं करनी है, जस्ट मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, ठीक है, और कुछ भी नहीं। चलो, KT की जगह बोलो कितना, 75%, 2.303 log⁻10। अब ध्यान से सुनो, जब रिएक्शन शुरू हुई थी तब A0 इनिशियल कंसंट्रेशन बोलो कितनी थी, पता नहीं होगी कितनी भी, 100% तो होगी ना, क्योंकि अभी तो कुछ भी खत्म हुआ नहीं है। 80 का मतलब क्या होता है कि कुछ समय बाद कितना बचा। तो अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाए, तो बचा हुआ कितना होगा, बचा हुआ होगा 25%। यहीं पे एक स्टूडेंट से गलती होती है, वो 80 की जगह 75 डाल देता है। तो केमिकल काइनेटिक्स बहुत इजी है, बट उसमें जो स्टेटमेंट्स होते हैं, टू लिखा है, बाय लिखा है, उसके वर्ड्स समझ के कैच करना, यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बस अब आप सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना समय लगेगा, log 4, ठीक है, तो log 4 की वैल्यू डाल देना, 2 × log 2, आपको पता चल जाएगा। K की वैल्यू भी डाल देना, आपको पता चल जाएगा कि 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। ऐसा करके वो तुम्हें कितने भी परसेंटेज दे सकता है। वो ये भी तक कल को तुम्हें बोल सकता है कि 99.999999% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा। बस एक बात ध्यान रखना, 80 का मतलब होता है कितना बचा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 80, कितना बचा। तो गलती से अगर ये पूछे कि 99.9999% को कंप्लीट होने में कितना वक्त लगा, तो वहाँ पे गधे जैसे 99.99 डिनोमिनेटर में मत पुट कर देना, 100 में से माइनस करके पुट करना कि इतना बचा, ठीक है। अच्छा, चलो अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आते हैं। कोई नेक्स्ट कंसेप्ट नहीं है, मुझे तुम एक स्टेटमेंट लिख के दे रही हूँ। मैं वो स्टेटमेंट तुमको ये लिख के दे रही हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जो रिएक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जो रिएक्शन है, मतलब जो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, नेवर गोज टू कंप्लीशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन में कभी भी 100% रिएक्टेंट
100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा रिएक्टेंट संपूर्णतः खत्म हो चुका है और संपूर्णतः वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ऐसा नहीं होता। अब मैंने तो ये स्टेटमेंट बोल दी, क्या तुम मेरी बातों पे यकीन करोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों करोगे तुम यकीन? तुम तो यही बोलोगे ना कि नहीं मैडम, हमें आपसे क्या मतलब, आप कैसे कैसे की हो कि रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगी। रिएक्शन होगी भैया, कंप्लीट क्यों नहीं होगी रिएक्शन? तो ऐसे में जो रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाली होती है ना, इनको कंप्लीट होने के लिए जो समय लगता है वो समय इनफाइनाइट होता है। बट तुम क्यों ट्रस्ट करोगे इस बात पर, राइट? तो अब देखो, इस चीज़ को हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं ताकि तुम ट्रस्ट करो कि इस चीज़ को सही में कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। ठीक है, देखो कैसे। अभी अभी तुमको मैंने टी हाफ का फॉर्मूला डिराइव करके बताया था। बोलो क्या था टी हाफ का फॉर्मूला? 2.303 अपॉन में के लॉग बेस 10 और यहाँ पे कितना था 2। अभी अभी मैंने तुम्हें टी 75% का फॉर्मूला भी कैलकुलेट करके दिया। बोलो वो कितना था? 2.303 अपॉन में के और यहाँ कितना है? लॉग बेस 10 4, जिसको मैं लॉग बेस 10 4 को क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू लॉग 2, है ना? इसको क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू लॉग 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ का आप रेशो ले लो। जब आप रेशो लोगे तो देखो खटाक ये कट गया, लॉग 2 खटाक ये कट गया। यहाँ से आप लोगों के पास क्या निकल के आया? जरा देखकर बताइए। यहाँ से आपके पास क्या डेटा निकल के आया? यहाँ से आपके पास डेटा ये निकल के आया कि टी 75% इक्वल टू 2 टाइम्स दी टी हाफ, यानी कि 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है, 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में उससे दुगना समय लगेगा, ट्वाइस। मतलब अगर 50% रिएक्शन 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है तो आप लोगों की 75% रिएक्शन को 60 मिनट लगेंगे, यानी कि डबल टाइम। समझो कैसा लग जाएगा उसको? डबल टाइम लग जाएगा, डबल। सिमिलरली अगर मैं थोड़े और भी रिलेशनशिप्स निकालूं, ठीक है, मैं अगर और भी रिलेशनशिप्स निकालूं, जैसे कि टी 90%, जैसे कि टी 80%, जैसे कि टी 99.99%, तो तुम पता है एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे। वो तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे आप चाहते हो कि रिएक्शन 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो, उसको हमेशा 50% से ज़्यादा कंप्लीट होने के लिए बोलो क्या लगता है? ज़्यादा समय लगता है। उसको क्या लगता है? 50% से ज़्यादा समय लगता है कंप्लीट होने के लिए। जैसे कि अगर मैं टी 90% की बात करूँ तो टी 90% को टी हाफ के कंपेयर में 3.3 टाइम्स ज़्यादा वक्त लगता है। यानी कि अगर टी हाफ 30 मिनट है तो 30 मिनट को 3.3 से मल्टीप्लाई कर दो, तब आपको 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने में उतना वक्त लगेगा। अगर आप ये देखना चाहते हो कि रिएक्शन को 99% कंप्लीट होने में कितना वक्त लगता है, उसको 6.6 टाइम्स ऑफ टी हाफ लगता है। एक रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट होने में कितना वक्त लगता है, तो आप देखोगे 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ लगता है। आप ये देखोगे कि एक रिएक्शन को 99.99% फर्स्ट ऑर्डर में कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है, तो 13.3 टाइम्स ऑफ टी हाफ लगता है। इसका मतलब अगर आप ये चाहोगे कि मेरी रिएक्शन 100% कंप्लीट हो तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। किसके कंपेयर में? टी हाफ के कंपेयर में बहुत ज़्यादा टाइम। बाप रे बाप, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। 1 मिनट रुको, चलो अंदर आओ, अभी अंदर आओ, तुम अंदर आओ ना, वो आ जाएगा ना, बुला रहा है। ठीक है, तो एक रिएक्शन को टी हाफ को के कंपेयर में उसको सोचो कितना ज़्यादा टाइम लगता होगा। इसीलिए हम ऐसा लिखते हैं कि आप लोगों की जो रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीशन में नहीं जाती। क्या हो गया? नीचे क्यों आ गए? बारिश का मजा लेने आया। बाहर तो बैठने लायक माहौल नहीं है। नहीं, वो सीढ़ियों पे भी पानी आ रहा है एक्चुअली। वही मैं कह रही, बाहर बैठने लायक माहौल नहीं है। इसीलिए अंदर बैठ जाओ ना। नहीं, तेरे को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ठीक, तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जो रिएक्शन है वो कभी भी क्या नहीं होती है, आप लोगों की कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, यही कहानी थी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की और कुछ भी नहीं।
तो ये थ्योरी पार्ट था। एक पार्ट इसका होता है ग्राफिकल एनालिसिस वाला, तो ग्राफिकल एनालिसिस वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ में एक और चीज़ थी क्या नाम बताया था मैंने, बैक्टीरियल ग्रोथ, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में